तो दोस्तों, अगर आपका भी पेपर अभी ग्रुप डी का बाकी है, यानी कि आने वाले किसी भी डेट पे अगर आपका ग्रुप डी का एग्जाम है तो ये पेपर आपके लिए ही बनाया गया है। क्योंकि अभी जितने भी एग्जाम हो चुके हैं उन सभी से एनालाइज करते हुए ये पता चला है कि सबसे ज़्यादा कहाँ से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। क्योंकि जो भी बच्चे एग्जाम दे चुके हैं उनसे बात किए तो पता चल रहा है कि कहाँ से एंड किस तरीके का क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाने की संभावना है। तो जितना भी इस क्लास के अंदर क्वेश्चन है, एक एक प्रश्न आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोग चाहते हो कि इस बार हम सिलेक्शन ले लें तो प्लीज़ आप लोग एक भी प्रश्न को मिस मत कीजिएगा, क्योंकि एक एक प्रश्न आपके लिए इंपॉर्टेंट है। मैं बार बार इस चीज़ को बोल रहा हूँ, क्लास को मिस मत कीजिएगा। सारा क्वेश्चन एनालाइज करके तैयार किया गया है, तो आप लोग क्लास को पूरा देखिएगा। तो चलिए चलते हैं क्लास की ओर। सबसे पहले हमारा प्रश्न क्या कह रहा है, चुंबकीय बल के मापन की इकाई क्या है। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। बताना है कि चुंबकीय बल के मापन की इकाई क्या है। तो आपको याद रखना है कि चुंबकीय बल का जो मापन का इकाई होता है वो टेस्ला होता है, यानी कि राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। याद रखना है कि प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है। तो आपको याद रखना है कि प्रतिरोध का जो एसआई मात्रक होता है वो ओम होता है। दूसरा प्रश्न याद रखना है कि विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है। तो आप लोग को बताना है कि विद्युत धारा का एसआई मात्रक एम्पियर होता है। इसको भी ध्यान में रखना है। कोबाल्ट का परमाणु संख्या कितना होता है, तो 27 होता है। चलिए, जितना भी प्रश्न बताया हूँ याद कर लीजिए। चलिए, दूसरा नंबर हमारा प्रश्न क्या कह रहा है, प्लेग्रो की कमी के कारण होता है। बताना है कि प्लेग्रो की कमी के कारण क्या होता है। तो आपको याद रखना है कि इसका राइट आंसर नियासिन हो जाएगा। प्लेग्रो के कमी के कारण कौन सा रोग होता है, तो नियासिन होता है, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए, तीसरा नंबर हमारा प्रश्न क्या कह रहा है, किसी वस्तु का भार किसके कारण होता है। सवाल कह रहा है कि किसी वस्तु का भार किसके कारण होता है। तो आपको याद रखना है कि गुरुत्वाकर्षण के कारण होता है, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए, अगला नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि जी का मान की खोज किसके द्वारा की गई थी। सवाल को याद रखना है। सवाल कह रहा है कि जी के मान की खोज किसके द्वारा की गई थी। तो आपको याद रखना है किसके द्वारा की गई थी, तो ये आइजैक न्यूटन के द्वारा की गई थी। जी का मान का खोज किया गया था, यानी कि राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए, अगला नंबर हमारा प्रश्न क्या कह रहा है, ऊष्मा एक प्रकार का ऊर्जा है जिस काय को बदला जा सकता है, इसका प्रत्यक्ष प्रमाण सबसे पहले किसने दिया। सवाल कह रहा है कि ऊष्मा एक प्रकार का ऊर्जा है जिसे काय में बदला जा सकता है, इसका प्रत्यक्ष प्रमाण सबसे पहले किसने दिया था। तो आपको याद रखना है कि इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। सबसे पहले किसने दिया था, रमफोर्ड ने दिया था, यानी कि राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए, अगला नंबर हमारा प्रश्न है, वाहनों को पीछे देखने के लिए किस दर्पण का प्रयोग करते हैं। यह सवाल काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बताना है कि वाहनों में पीछे देखने के लिए किस दर्पण का उपयोग करते हैं। तो आपको याद रखना है कि कौन सा दर्पण उपयोग करते हैं। तो आपको याद रखना है कि कौन सा दर्पण उपयोग करते हैं। तो उत्तल दर्पण का प्रयोग करते हैं। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। सवाल याद रखिएगा, सवाल पूछा जाएगा कि हजामती दर्पण में कौन सा दर्पण का प्रयोग करते हैं। तो आप लोग को याद रखना है कि हजामती के लिए हम लोग अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं और वाहनों को पीछे देखने के लिए उत्तल दर्पण का प्रयोग करते हैं। सवाल को याद रखिएगा। चलिए, 7वां नंबर प्रश्न है, चांदी की उष्मीय चालकता तांबे की उष्मीय चालकता की अपेक्षा। बताना है कि चांदी की उष्मीय चालकता तांबे की उष्मीय चालकता की अपेक्षा क्या होती है। तो आपको याद रखना है कि ये क्या होती है, तो ये कम होती है। कम नहीं, तो आपको याद रखना है कि इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अधिक होती है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए, अगला नंबर प्रश्न है, न्यूटन का प्रथम नियम किससे संबंधित है। सवाल इंपॉर्टेंट है। बताना है कि न्यूटन का जो प्रथम नियम है वो किससे संबंधित है। तो याद रखना है कि जड़त्व से संबंधित है। न्यूटन का प्रथम नियम जड़त्व से संबंधित है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए, कार्य का एसआई मात्रक क्या होता है। तो आप लोग को याद रखना है कि कार्य का एसआई मात्रक जूल होता है। कार्य का एसआई मात्रक क्या होता है, तो याद रखिएगा कि जूल होता है। सवाल पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट है। चलिए, अगला नंबर हमारा प्रश्न है, लेंस की शक्ति का एसआई इकाई क्या है। सवाल इंपॉर्टेंट है। बताना है कि लेंस की शक्ति का एसआई इकाई क्या है। ऑप्शन है मीटर, डायोप्टर, न्यूटन या फिर वाट। तो
तो आपको याद रखना है कि लेंस का जो शक्ति का ऐसा ही मात्रक होता है वो डायोप्टर होता है। डायोप्टर ऑप्शन नंबर बी में है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। शक्ति का ऐसा ही मात्रक क्या होता है, तो शक्ति का जो ऐसा ही मात्रक होता है वो वाट होता है, इसको भी ध्यान में रखिएगा। चलिए अगला नंबर हमारा प्रश्न है, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में कौन बदलता है। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। सवाल कह रहा है कि विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में कौन बदलता है। जनित्र बदलता है, मोटर बदलता है, ट्रांसफार्मर या फिर बैटरी। तो आपको याद रखना है कि विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में कौन बदलता है, तो ये मोटर बदलता है। विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। यहीं पर सवाल याद रखिएगा कि यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन बदलता है। ये भी सवाल बहुत बार पूछा गया है कि यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन बदलता है। तो याद रखना है कि कौन बदलता है, तो जनित्र बदलता है, याद रखिएगा। चलिए अगला नंबर हमारा प्रश्न क्या कह रहा है, पानी से भरे गिलास में बर्फ का एक टुकड़ा तैर रहा है। टुकड़े को पूरी पिघल जाने पर गिलास की पानी का तल। सवाल कह रहा है कि एक गिलास में बर्फ का टुकड़ा है और टुकड़े को जब पूरा पिघल जाए तो गिलास में जो पानी है उसका तल क्या होगा, बढ़ेगा, घटेगा, अपरिवर्तित रहेगा। आपको बताना है कि क्या होगा। तो आपको याद रखना है कि अपरिवर्तित रहेगा। राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला नंबर हमारा प्रश्न है, उदासीन विलयन का पीएच मान कितना होता है। सवाल कह रहा है कि उदासीन विलयन का जो पीएच मान होता है वो कितना होता है। तो आपको याद रखना है कि उदासीन विलयन का पीएच मान 7 होता है। ऑप्शन नंबर सी में है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। सवाल याद रखिएगा कि अगर 7 से कम हो तो वो क्या होता है, 7 से कम हो तो वो हमारा अम्ल में आता है। अगर 7 से कम हो पीएच मान तो हमारा अम्ल होता है। अगर 7 से ज़्यादा हो तो हमारा क्षार हो जाता है। ध्यान रखिएगा, 7 से कम है तो अम्ल, 7 से ज़्यादा है तो क्षार हो जाएगा। चलिए अगला नंबर हमारा प्रश्न है, अम्ल नीले लिटमस पत्र को किस रंग में बदल देता है। सवाल कह रहा है कि अम्ल नीले लिटमस पत्र को किस रंग में बदल देता है, आप लोग को बताना है। तो आप लोग याद रखिए कि अम्ल है जो कि नीले लिटमस पत्र को लाल में बदल देता है। तो लाल देखो ऑप्शन नंबर सी में है, तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए अगला नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि सोडियम का रासायनिक प्रतीक क्या है। सवाल कह रहा है कि सोडियम का जो रासायनिक प्रतीक होता है वो क्या है। तो आपको याद रखना है कि सोडियम का जो रासायनिक प्रतीक होता है वो Na होता है, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला नंबर प्रश्न है, कार्बन डाइऑक्साइड का सूत्र क्या है। सवाल इंपॉर्टेंट है, बताना है कि कार्बन डाइऑक्साइड का सूत्र क्या है। तो आपको याद रखना है कि कार्बन डाइऑक्साइड का सूत्र होता है CO2, यानी कि ऑप्शन नंबर बी में है CO2। तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। कार्बन डाइऑक्साइड का सूत्र होता है CO2। सवाल को याद रखना है। चलिए अगला नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, लोहे पर जंग लगने के लिए मुख्यतः किसकी आवश्यकता होती है। आपने देखा होगा कि घर में जब लोहा रखा रहता है तो उस पर जंग लग जाती है। तो बताना है कि किसकी आवश्यकता होती है, लोहे पे जंग लगना किसके कारण होता है। तो आपको याद रखना है कि जब ऑक्सीजन और जल जब लोहे को मिलता है तो उस पर जंग लग जाता है। तो ऑक्सीजन और जल ऑप्शन नंबर बी में है, ऑक्सीजन और जल। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। सवाल एक बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि अगर लोहे पे जंग लग जाएगा तो भार में क्या परिवर्तन होगा, भार घट जाएगा या फिर भार बढ़ जाएगा। बताना है कि क्या परिवर्तन होगा। तो सिंपल सा प्रश्न है, अगर लोहा पे जंग लगता है तो उसका भार बढ़ जाएगा। तो आपको याद रखना है। चलिए अगला नंबर हमारा प्रश्न है, बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है। सवाल इंपॉर्टेंट है, बताना है कि बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है। तो इसका जो सूत्र होता है वो होता है NaHCO3 होता है, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। सवाल इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा। चलिए अगला नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, सबसे हल्की गैस कौन सी है। बताना है कि सबसे हल्की गैस इनमें से कौन सा है। तो आपको याद रखना है कि जो सबसे हल्की गैस होती है वो हाइड्रोजन होती है। हाइड्रोजन ऑप्शन नंबर सी में है। और दूसरा प्रश्न याद रखना है कि भविष्य का ईंधन किसे कहते हैं। तो आपको याद रखना है कि भविष्य का जो ईंधन है उसे हम हाइड्रोजन को कहते हैं, इसको भी ध्यान में रखिएगा। चलिए अगला नंबर हमारा प्रश्न क्या कह रहा है, NaCl का सामान्य नाम क्या है। NaCl का आप लोग का सामान्य नाम बताना है कि NaCl का क्या नाम है। तो NaCl का जो नाम होता है वो साधारण नमक होता है, यानी कि साधारण नमक ऑप्शन नंबर बी में है, जिसका सूत्र होता है NaCl, जिसे हम लोग साधारण नमक भी कहते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। यहाँ से प्रश्न पूछेगा कि धुलाई का सोडा का सूत्र क्या है, यानी कि धोवन सोडा का सूत्र क्या होता है। तो आपको याद रखना है कि Na2CO3 10H2O, ये हो गया हमारा धोवन सोडा का सूत्र, याद रखिएगा। चलिए
अगला नंबर हमारा प्रश्न क्या कह रहा है, स्कॉर्टिक विज्ञान है। बताना है कि स्कॉर्टिक विज्ञान क्या है। प्रकाश से संबंधित है, ध्वनि से संबंधित है, जलवायु से संबंधित है या फिर धातु से संबंधित है। तो आपको याद रखना है कि ये किससे संबंधित है, तो ये संबंधित है ध्वनि से संबंधित है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला नंबर हमारा प्रश्न क्या कह रहा है, विमानों के आंतरिक भागों की सफाई में किसका उपयोग किया जाता है। यानी कि सवाल कह रहा है कि विमानों के आंतरिक भागों की सफाई करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। तो आपको याद रखना है कि विमानों की सफाई करने के लिए ऑक्जेलिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर, ऑक्जेलिक अम्ल हो जाएगा। चलिए 22 नंबर हमारा प्रश्न है। चलिए अगला नंबर हमारा प्रश्न क्या कह रहा है, टाइफाइड से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है। सवाल कह रहा है कि टाइफाइड अगर हो जाए तो शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है। तो आप लोग को याद रखना है कि अगर टाइफाइड होता है तो शरीर को कौन सा अंग प्रभावित करता है, तो आंत को प्रभावित कर देता है। अगर टाइफाइड होता है तो आंत आपका प्रभावित हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला नंबर हमारा प्रश्न क्या कह रहा है कि पेचिश रोग के लिए उत्तरदायी प्रोटोजोआ है। बताना है कि इनमें से कौन सा पेचिश रोग के लिए उत्तरदायी प्रोटोजोआ है। तो आपको याद रखना है कि एंट अमीबा हो जाएगा, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए 23 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि मानव शरीर का मूल संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई क्या है। बताना है कि मानव शरीर की मूल संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई क्या है। ऑप्शन है उत्तक, अंग, कोशिका या फिर नाभिक। सवाल इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है कि मानव शरीर की मूल संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को हम लोग क्या कहते हैं, तो इसको हम लोग कहते हैं कोशिका। कोशिका ऑप्शन नंबर सी में है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। कोशिका की खोज किसने की थी, याद रखिएगा। कोशिका की खोज किसने की थी, तो रॉबर्ट हुक ने की थी। कोशिका की खोज किसने की थी, तो रॉबर्ट हुक ने की थी। कब की थी, तो 1665 में की थी। ध्यान रखिएगा, सवाल इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला नंबर हमारा प्रश्न क्या कह रहा है, पौधा में प्रकाश संश्लेषण मुख्यतः किस अंग में होता है। सवाल इंपॉर्टेंट है, बताना है कि पौधा में जो प्रकाश संश्लेषण होता है वो किस अंगक में होता है। तो आपको याद रखना है कि क्लोरोप्लास्टा में होता है, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। यहाँ से सवाल याद रखना है कि पावर हाउस किसे कहते हैं। सवाल एग्जाम में पूछा जाएगा कि पावर हाउस किसे कहते हैं, तो माइक्रोकॉन्ड्रिया को हम लोग पावर हाउस कहते हैं। दूसरा सवाल याद रखना है कि प्रोटीन का फैक्ट्री किसे कहते हैं। काफ़ी बार इस तरीके का सवाल पूछा गया है कि कोशिका का फैक्ट्री किसे कहते हैं, तो इसको भी ध्यान में रखना है कि कोशिका का फैक्ट्री हम राइबोसोम को कहते हैं। चलिए अगला नंबर हमारा प्रश्न है, मानव शरीर में रक्त को पंप करने वाला अंग कौन सा है। सवाल कह रहा है कि मानव शरीर में रक्त को पंप करने वाला अंग कौन सा है। तो आपको याद रखना है कि ये हो जाएगा हृदय। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए 26 नंबर हमारा प्रश्न है, मानव शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन मुख्यतः किसके द्वारा होता है। सवाल कह रहा है कि मानव शरीर में जो ऑक्सीजन का परिवहन होता है वो मुख्यतः किसके द्वारा होता है। तो आपको याद रखना है कि मानव शरीर में ऑक्सीजन का जो परिवहन होता है वो हीमोग्लोबिन के कारण होता है, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हीमोग्लोबिन। चलिए 27 नंबर प्रश्न है, पौधों में जल का परिवहन किस उत्तक द्वारा होता है। सवाल कह रहा है कि पौधा में जो जल का परिवहन होता है वो किस उत्तक के द्वारा होता है। तो आपको याद रखना है कि जल अगर बोलेगा तो याद रखना है कि जाइलम। यहीं पे सवाल अगर ऐसे पूछ लिया जाए कि पौधों में भोजन का परिवहन किसके द्वारा होता है, तो आपको याद रखना है कि भोजन का परिवहन होता है फ्लोएम के द्वारा, और जल का परिवहन किसके द्वारा होता है, तो जल का परिवहन होता है जाइलम के द्वारा। दोनों सवाल को याद रखना है। चलिए अगला नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, मानव शरीर की सबसे बड़ा अंग कौन सा है। सवाल कह रहा है कि मानव शरीर की जो सबसे बड़ा अंग है वो कौन सा है। तो आपको याद रखना है कि सबसे बड़ा अंग हम त्वचा को कहते हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। मानव शरीर की सबसे बड़ी आंतरिक ग्रंथि कौन सी है, तो याद रखना है कि हृदय हो जाएगा, यानी कि हृदय नहीं, यकृत हो जाएगा। ध्यान रखना है, मानव शरीर की सबसे बड़ी आंतरिक ग्रंथि कौन सी है, तो बताना है कि यकृत हो जाएगा। मानव शरीर की सबसे बड़ी आंतरिक ग्रंथि यकृत हो जाएगा। सवाल पूछा गया है, इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला नंबर प्रश्न हमारा है, इंसुलिन हार्मोन किस अंग को स्रावित करता है। सवाल कह रहा है कि इंसुलिन हार्मोन किस अंग को स्रावित करता है। तो आपको याद रखना है कि ये इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ये इसका राइट आंसर अग्नाशय हो जाएगा। चलिए अगला नंबर प्रश्न है,
मनुष्य में सामान्यतः कितने जोड़े गुणसूत्र होते हैं। सवाल कह रहा है कि मनुष्य में सामान्यतः कितने जोड़े गुणसूत्र होते हैं। तो आपको याद रखना है कि जोड़ा होता है 23, और अगर ऐसे पूछ ले जाए कि मानव शरीर में कितने गुणसूत्र होते हैं तो बताना है 46। जोड़ा होता है 23 और ऐसे बोले तो 46 होता है। चलिए अगला नंबर प्रश्न है, रक्त का थक्का बनाने में कौन सा रक्त कोशिकाएं मदद करती है। सवाल को याद रखना है। सवाल कह रहा है कि रक्त का थक्का बनाने के लिए कौन सी रक्त कोशिकाएं मदद करती है। तो आपको याद रखना है कि कौन सी मदद करती है, तो प्लेटलेट्स करती है। प्लेटलेट्स यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। सवाल को याद रखना है। चलिए अगला नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, श्वसन की प्रक्रिया में मनुष्य मुख्यतः कौन सा गैस ग्रहण करता है। सवाल कह रहा है कि श्वसन की प्रक्रिया में मनुष्य कौन सा गैस ग्रहण करता है। तो आपको याद रखना है कि कौन सा गैस ग्रहण करता है, तो ऑक्सीजन करता है। सिंपल सा प्रश्न है, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला नंबर हमारा प्रश्न है, संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रीय खेल कौन सा है। सवाल कह रहा है, सवाल इंपॉर्टेंट है, बताना है कि संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रीय खेल कौन सा है। तो आपको याद रखना है कि कौन सा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा बेसबॉल। ऑप्शन नंबर राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए 34 नंबर हमारा प्रश्न क्या कह रहा है कि भारत का राष्ट्रीय खेल किसे माना जाता है। उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए कि भारत का जो राष्ट्रीय खेल है वो किसे माना जाता है। तो आपको याद रखना है कि इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, हॉकी। हॉकी को भारत का राष्ट्रीय खेल माना जाता है। चलिए अगला नंबर प्रश्न हमारा है, निम्नलिखित में से कौन सा खेल पाकिस्तान का राष्ट्रीय खेल है। बताना है कि इनमें से कौन सा खेल है जिसे हम पाकिस्तान का राष्ट्रीय खेल कहते हैं। तो आपको याद रखना है कि पाकिस्तान का जो राष्ट्रीय खेल होता है वो हॉकी होता है। ऑप्शन नंबर बी में है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। पाकिस्तान का राष्ट्रीय खेल कौन सा है, तो हॉकी हो जाएगा। चलिए अगला नंबर हमारा प्रश्न क्या कह रहा है कि प्रथम राष्ट्रमंडल खेल का आयोजित किए गए थे। सवाल कह रहा है कि प्रथम राष्ट्रमंडल खेल का कब आयोजित किए गए थे। तो आपको याद रखना है कि कब आयोजित किए गए थे, तो 1930 में किया गया था। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। सवाल इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। याद रखना है कि 1935 में क्या हुआ था, तो 1935 में आरबीआई बैंक की स्थापना हुई थी। 1935 में आरबीआई बैंक की स्थापना हुई थी, ध्यान में रखना है। सवाल इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला नंबर हमारा प्रश्न क्या कह रहा है कि राष्ट्रीय विश्वविद्यालय में स्थित है। बताना है कि राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय में स्थित है। तो आपको याद रखना है कि राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय कहाँ में स्थित है, तो ये मणिपुर में स्थित है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। सवाल याद रखना है कि राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है। आपसे सवाल पूछा जाएगा कि राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है, तो आपको बताना है कि राष्ट्रीय खेल दिवस जो मनाया जाता है वो 29 अगस्त को मनाया जाता है। और ये भी याद रखना है कि किनके याद में मनाया जाता है, तो मेजर ध्यानचंद्र के याद में मनाया जाता है। मेजर ध्यानचंद्र के याद में राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। तो कब मनाया जाता है, 29 अगस्त को मनाया जाता है। सवाल को याद रखिएगा। चलिए अगला नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, कागड़ा चित्रकला शैली में किस प्रकार के चित्रों का प्रधानता रहती है। सवाल बताना है कि कागड़ा चित्रकला शैली में किस प्रकार की चित्रों की प्रधानता रहती है। तो आपको याद रखना है कि किस प्रकार की चित्र की प्रधानता रहती है, तो ये रहती है ऑप्शन नंबर ए। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए 39 हमारा प्रश्न क्या कह रहा है, अजंता की गुफाएं की पेंटिंग और मूर्तियां किससे संबंधित है। सवाल इंपॉर्टेंट है, बताना है कि अजंता की गुफाएं की पेंटिंग और मूर्तियां किससे संबंधित है। तो आपको याद रखना है कि जातक की कहानियां से संबंधित है। जातक की कहानियां से संबंधित है, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए अब हमारा 40 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद समान नागरिक संहिता से संबंधित है। बताना है कि भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद समान नागरिक संहिता से संबंधित है। तो आपको याद रखना है कि ये अनुच्छेद 44 से संबंधित है, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए 41 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि हाल ही में किसे भारत का नया चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया है। सवाल इंपॉर्टेंट है, बताना है कि हाल ही में किसे भारत का नया चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया है। ऑप्शन है राजीव कुमार, सुनील अरोड़ा, ज्ञानेक कुमार या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आपको याद रखना है कि हाल ही में किसे भारत का नया चुनाव आयुक्त किया गया था, तो ये किया गया था ज्ञानेश कुमार को, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए
42 नंबर हमारा प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार बनाया गया है। सवाल कह रहा है कि भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा शिक्षा के अधिकार मौलिक अधिकार बनाया गया है। तो आपको याद रखना है कि ये बनाया गया है 86वां संशोधन के तहत, यानी कि राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। सवाल याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, सवाल को याद रखना इंपॉर्टेंट है कि G20 शिखर सम्मेलन 2024 की मेज़बानी किस देश ने की थी। बताना है कि G20 शिखर सम्मेलन 2024 की मेज़बानी किस देश ने की थी। तो आपको याद रखना है कि किस देश ने की थी, तो की थी ब्राज़ील ने। ऑप्शन नंबर बी में है ब्राज़ील, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए 44 नंबर हमारा प्रश्न है, संसद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है। सवाल याद रखना है कि संसद का जो संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता करता है वो कौन करता है। तो आपको याद रखना है कि ये लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। ऑप्शन नंबर सी में है लोकसभा अध्यक्ष, यानी कि राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए 45 नंबर हमारा प्रश्न क्या कह रहा है कि यदि कूट भाषा में दिल्ली को EFMI लिखा जाता है तो बॉम्बे को क्या लिखा जाएगा। देखिए इसको आप लोग को बनाना आना चाहिए, क्योंकि सवाल इस तरीके से पूछा जाएगा। देखिए इसको कैसे सॉल्व करना है। देखिए इसमें आप लोग ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। बॉम्बे में देखिए यहाँ पे देखिए दी, इसमें ऐसा लग रहा है कि सब में एक एक जोड़ा जा रहा है। डी के बाद क्या होता है आप लोग खुद एक बार पढ़ो। डी के बाद हमारा होता है ई के बाद हमारा क्या होता है, ई में हम लोग अगर ई में हम लोग +1 करेंगे तो ई के बाद क्या होता है, ई के बाद हमारा एफ होता है। और डी के बाद अगर डी के बाद एक अंक बढ़ेंगे तो हमारा हो जाएगा डी ई हो जाएगा। देखो इसी तरीके से सेट किया गया, सभी में एक एक जोड़ा गया है। L+1 यानी कि एल के एक आगे बढ़ेंगे तो क्या होगा, एल के बाद हमारा क्या होता है, याद रखिए एल के बाद होता है एम, तो यहाँ पे एम। देखिए EFM हो गया, यानी कि इतना तो पता चल गया कि सभी में एक एक जोड़ना है। तो अब सेम चीज़ हम लोग इसमें भी करेंगे। देखिए B+1 करेंगे, फिर हम लोग करेंगे O+1 करेंगे, फिर हम लोग करेंगे M+1 करेंगे। अब देखिए B के बाद क्या होता है, B हो गया हमारा, B के बाद होता है C, O के बाद क्या होता है OP हो गया, MN हो गया। देखिए CPN कौन सा है, CPN। देखिए 3 ऑप्शन में है CPN, तो चलिए एक ऑप्शन तो गया, बाकी 3 ऑप्शन भी और है। तो चलिए एक और बढ़ते हैं। हमारा M के बाद कितना है, M के बाद हमारा B है, तो B देखते हैं B+1 करते हैं, क्योंकि एक एक बढ़ना है। M हो गया, फिर हम लोग A कर लेंगे, A+1 कर लेंगे। B के बाद हमारा क्या हो गया, B के बाद हमारा C हो गया, A के बाद हमारा क्या हो गया, B हो गया। तो देखिए कौन सा ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर हमारा ऑप्शन नंबर ए में है। देखिए ऑप्शन नंबर ए में है। जैसे मैंने बताया इसी तरीके से सॉल्व कीजिएगा, सवाल आपसे पूछा जाएगा। चलिए अगला नंबर हमारा प्रश्न क्या कह रहा है, श्रृंखला को पूरा करें। बताना है इसमें से श्रृंखला को पूरा करना है। तो ये भी सिंपल प्रश्न है, आप लोग सॉल्व कीजिए, इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसमें भी कुछ नहीं करना है। 2 में हमारा 4 जोड़ा गया है, तो 4 और 2 6 हो गया। 6+6 किया गया है, तो 6+6 हमारा 12 हो गया। फिर कितना किया गया है, फिर हाँ इसी तरीके से हम लोग बढ़ेंगे। देखो 2 यहाँ पे बढ़ रहा है, तो इसी तरीके से हम लोग फिर कर लेंगे 12 प्लस कितना कर लेंगे, 12 प्लस हम लोग कर लेंगे 2 4 2 हाँ 8 कर लेंगे, तो कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। देखिए इसी तरीके से यहाँ पे बढ़ा जा रहा है, तो इसी तरीके से आप लोग कीजिएगा, तो इसका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा, 42 हो जाएगा। सवाल इंपॉर्टेंट है, मैंने सॉल्व करने के लिए भी आप लोग को बता दिया है। चलिए 47 नंबर हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित में से विषम विकल्प को चुनिए। यानी कि इनमें से विषम बताना है, तो इसमें से विषम तो एक ही हो जाएगा, सेब आम और संतरा, ये तीनों हमारा फल हो गया। सेब हो गया, आम हो गया, संतरा हो गया, ये तीनों हमारा तो फल हो गया। बाकी ये जो आलू है ये एक प्रकार का सब्जी है, और साथ में एक तना वाला भी हो गया, तो यानी कि सबसे विषम हमारा यही है आलू, यानी कि राइट आंसर हमारा आलू हो जाएगा, डी हो जाएगा। चलिए अगला नंबर प्रश्न देखते हैं, एक व्यक्ति उत्तर की ओर 5 किलोमीटर चलता है, फिर दाईं मुड़कर 3 किलोमीटर चलता है और पुनः दाईं मुड़कर 5 किलोमीटर चलता है, वो प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पे है।
तो देखिए इसको कैसे सॉल्व करना है, इसको आप लोग सॉल्व कीजिएगा तो इसका जो राइट आंसर आ जाएगा वो ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। 3 किलोमीटर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए आप लोग सॉल्व कीजिएगा इसको। चलिए 49 नंबर हमारा प्रश्न है, ए बी का भाई सी ए की माता डी सी का पिता है तो बी का डी से क्या संबंध होगा। बताना है कि ए बी का भाई है, सी ए की माता है, डी सी का पिता है तो बी का डी से क्या संबंध होगा। तो इसका जो संबंध हो जाएगा वो पोता नाती नातिन का हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए 50 नंबर हमारा प्रश्न क्या कह रहा है, 15, 20, 30 का लघुत्तम समवर्तक क्या होगा, यानी कि आपसे एलसीएम इसका पूछ रहा है। 15, 20, 30 का आपसे एलसीएम पूछ रहा है। तो देखिए इसको एलसीएम निकालने के लिए सिंपल सा आप लोग को इसको तोड़ना होगा। तो 15 को हम लोग तोड़ेंगे तो कितना होगा, ऐसे हो जाएगा। देखिए इसको तोड़ लिए, फिर हम लोग 20 को तोड़ना होगा। तो 20 को हम लोग तोड़ेंगे तो कितना होगा, 20 को तोड़ेंगे तो हमारा हो जाएगा ऐसे, इतना टूट के हो जाएगा। इसी तरीके से आप लोग को 30 को तोड़ना है। तो 30 को तोड़िएगा तो 2 × 3 × 5 हो जाएगा। और इसको आप लोग जब एलसीएम निकालिएगा तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो 16 हो जाएगा। इसी तरीके से आप लोग को तीनों को तोड़ना है, उसके बाद एलसीएम निकाल लीजिएगा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर 16 आ जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अगला नंबर हमारा प्रश्न है, यदि एक वस्तु को इतना में खरीदी गई है और इतना में बेच गई है तो लाभ प्रतिशत क्या होगा। यहाँ से आप लोग को लाभ प्रतिशत पूछा जा रहा है और इस तरीके का सवाल तो आपसे पूछा जाएगा। तो देखिए बनाने के लिए आप लोग को सीखना होगा। क्या हम लोग को कह रहा है कि लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। तो देखिए लाभ हमारा ऐसे आप लोग लिखिएगा, लाभ कितना है 600 माइनस 500, यहाँ पर हम लोग घटाएंगे तो हमारा 100 आ जाएगा। अब देखिए सबसे पहले इतना कर लेना है, हमारा 100 आ गया। अब देखिए अब कैसे करना है, हमारा कितना था 100, तो 100 करेंगे, फिर बटे में हम लोग इतना कर लेंगे। एक वस्तु को इतना में खरीदे थे तो हम लोग इतना कर लिए, फिर इसे कर लेंगे मल्टीप्लाई, फिर 100 कर लेंगे। अब इसको आप लोग सॉल्व कीजिएगा तो इसको सॉल्व करके आएगा 20% का, लाभ प्रतिशत आएगा 20% का, यानी कि ऑप्शन नंबर सी में है। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए 52 नंबर हमारा प्रश्न है, एक ट्रेन इतना किलोमीटर प्रति घंटा के रफ्तार से चल रही है तो 10 मिनट में कितनी दूरी तय करेगी। तो देखिए इसको निकालने के लिए सिंपल सा सूत्र है। सबसे पहले कितना हमारा हो जाएगा, समय हमारा कितना है 10, फिर हम लोग इतना कर लेंगे, एक घंटा में कितना मिनट होता है तो 60 मिनट होता है। तो इसको सॉल्व कीजिएगा तो इतना घंटा हो जाएगा। इतना कर लेने के बाद फिर कितना कर रहा है कि 90 किलोमीटर प्रति घंटा। तो इतना कर लेने के बाद आप लोग देख लीजिए, इतना पहले कर लेना है, फिर आप लोग को क्या करना है, कितना हो गया 90 दिया हुआ है, 1/16 दिया है। अब आप लोग इसको कीजिएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा 15 किलोमीटर। 15 किलोमीटर देखिए ऑप्शन नंबर सी में है तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। मैं शॉर्टकट से बता रहा हूँ, आप लोग सीख लीजिए, इसी तरीके से आप लोग सॉल्व करके आंसर निकाल सकते हो। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए 53 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि यदि x + 5 बराबर इतना है तो x × 2 का मान क्या होगा। तो देखिए इसको सॉल्व करने के लिए भी सिंपल सा ट्रिक है। सबसे पहले हम लोग x लिखेंगे, x हमारा कितना है 12 माइनस इतना करेंगे तो हमारा इतना आ जाएगा। फिर क्या कह रहा है x² और फिर हो जाएगा 7 और 7 का 49 हो गया। देखिए 7 49, ऑप्शन नंबर सी कौन सा है, ऑप्शन नंबर सी में 49। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तरीका बताया हूँ, इस तरीका से सीख लीजिए सॉल्व करने के लिए। चलिए 54 नंबर हमारा प्रश्न क्या कह रहा है, इसमें तो काफ़ी सिंपल, इसको परसेंटेज निकालने के लिए बोला है। तो इसको देखिए ऐसे सॉल्व करना है, इतना लिखना है, फिर आप लोग को डालना है इतना, फिर इतना। अब इसको सिंपल से सॉल्व कीजिएगा तो राइट आंसर आ जाएगा 100 ऑप्शन नंबर बी में है तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला नंबर प्रश्न है, रेलवे बोर्ड के वर्तमान अध्यक्ष और मुख्य कार्यकारी अधिकारी सीईओ कौन है। सवाल को याद रखना है। सवाल कह रहा है कि रेलवे बोर्ड की वर्तमान अध्यक्ष और मुख्य कार्यकारी अधिकारी सीईओ कौन है। तो आपको याद रखना है कि इसका राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सतीश कुमार हो जाएगा। सतीश कुमार भारतीय रेलवे बोर्ड के चेयरमैन और सीईओ भी हैं, याद रखिएगा। सतीश कुमार इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए 56 नंबर हमारा प्रश्न क्या कह रहा है कि आईसीसी पुरुष T20 विश्व कप 2026 की मेज़बानी किन 2 देशों द्वारा संयुक्त रूप से की गई है। तो आपको याद रखना है कि कौन कौन सा देश के साथ की गई है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, भारत और श्रीलंका।
ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, भारत और श्रीलंका। चलिए 57 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि भारत में वर्तमान केंद्रीय रेल मंत्री कौन है। बताना है कि वर्तमान में भारत के केंद्रीय रेल मंत्री कौन है। तो आपको याद रखना है कि जो केंद्रीय मंत्री हैं वो हो जाएंगे अश्विनी वैष्णव। अश्विनी वैष्णव ऑप्शन नंबर बी में है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। सवाल को याद रखना है। चलिए 58 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के पहले मानव युक्त अंतरिक्ष मिशन का नाम क्या है। तो आपको याद रखना है कि इसका जो नाम था वो नाम क्या था। तो इसका नाम था गगनयान। गगनयान यानी कि राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अगला नंबर प्रश्न है, थॉमस का संबंध किस क्षेत्र से है। सवाल इंपॉर्टेंट है, बताना है कि थॉमस का संबंध किस क्षेत्र से है। तो आपको याद रखना है कि ये सार्वजनिक मामले से है। सार्वजनिक मामले यानी कि राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए तो हम लोगों ने आज के जितने भी क्वेश्चन थे वो हम लोगों ने सारा कंप्लीट कर लिया है। तो आप लोग कमेंट करके बताइए कि आप लोगों को पहले से कितने क्वेश्चन का आंसर याद था।